नमस्कार। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद ये पहले चुनाव हैं। अब इन पहले चुनावों में कांग्रेस ने जो रणनीति अपनाई है वो बीजेपी पर भारी पड़ सकती है। आपको दो तस्वीरें दिखाती हूँ। ये पहली तस्वीर है प्रियंका गांधी की रैली की तस्वीर, देखिए जरा। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में बड़ी बड़ी रैलियां ना करके छोटी छोटी सभाएं करने की रणनीति अपनाई है। हर विधानसभा में रैली करने की रणनीति बनाई है। इस तस्वीर में प्रियंका गांधी की रैली को कुछ लोग अपने घरों की छतों से देख रहे हैं, कुछ लोग दूर गलियों तक खड़े होकर प्रियंका गांधी को सुन रहे हैं। लेकिन देखिए, कहीं पर कोई जगह खाली नहीं दिखाई दे रही है। जनता का हक जनता के हाथों में हो, और यही हमारा यहाँ जम्मू और कश्मीर में प्रयास रहेगा। ये मेरा वादा है आपसे, और मैं एक बार फिर से आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने इतनी ध्यान से मेरी बातों को सुना, वो भी इतना इंतजार करने के बाद। बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। आप सब को बहुत बहुत धन्यवाद। और जल्द ही श्राद्ध खत्म होने वाले हैं, नवरात्रि शुरू होंगी, त्योहार आएंगे, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब भाई बहन हैं हमारे, आपके बच्चे फूले फले, यही हमारी उम्मीद भी रहेगी। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा पीट कर बैठी बीजेपी बड़ी बड़ी रैलियां कर रही है। 10-12 विधानसभा के प्रत्याशियों को एक साथ एक रैली में बुला रही है। भीड़ दिखाने के लिए सभी विधानसभाओं से भीड़ लाकर मोदी के सामने प्रस्तुत की जा रही है। भाई, हमारे इन सभी साथियों को भारी मतों से जिताकर भेजिए। सभी उम्मीदवार आगे आ जाएं। ये सभी आपके प्रतिनिधि बने, ये सभी आपके सपनों को साकार करें। इसके लिए आपके आशीर्वाद चाहिए। अब आपको राहुल गांधी की भी रैली दिखाती हूँ। ये देखिए, राहुल गांधी जैसे 2024 के चुनाव में हाथ में संविधान लेकर कैंपेनिंग कर रहे थे, बिल्कुल वैसे ही अब जम्मू कश्मीर में हाथ में सेब लेकर कैंपेनिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ भाषण सुनने आई भीड़ की तरफ जब आप देखेंगे तो विशाल पंडाल नहीं दिखाई देगा। अब ये स्ट्रैटेजी बीजेपी से कुछ अलग है। इसका असर क्या होगा वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन पिछली कई रैलियों से बीजेपी और कांग्रेस की रैलियों में ये अंतर जरूर दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, कश्मीर में कांग्रेस बीजेपी से ज्यादा भीड़ इकट्ठा कर सकती है, लेकिन कांग्रेस बहुत छोटी छोटी सभाएं कर रही है। आप जानते हो, मेरा आपका रिश्ता राजनीतिक रिश्ता नहीं है। मेरे दिल में जम्मू कश्मीर के लिए क्या फीलिंग है आप सब जानते हो, मुझे कहने की जरूरत ही नहीं। ये आप समझते हो, ये खून का रिश्ता है, बहुत पुराना रिश्ता है, मोहब्बत का रिश्ता है। और आप जानते हो, जब भी मेरी जरूरत है, चाहे सेब की बात हो, स्मार्ट मीटर्स की बात हो, किसानों की बात हो, जब भी आपको मेरी जरूरत होगी, आपको सिर्फ बुलाना है, मैं यहां हाजिर हो जाऊंगा। और ये मैं दिल से कह रहा हूं, आप ट्राई करो, आप ट्राई करो। अगली बार कहना, अपने एमएलए से कहना, जो जीतेंगे उनसे कहना, भैया राहुल जी को बुलाओ। और आप देखना, जैसे ही आप मुझे बुलाओगे मैं यहां हाजिर हो जाऊंगा। और अगली बार बुलाओगे तो भैया आधे घंटे के लिए मत बुलाना, कम से कम 1-2 दिन के लिए बुलाना। गहराई में मुझे यहाँ समझाओ क्या हो रहा है। बीजेपी की सारी राजनीति हिंदू मुसलमान के कंधे पर ही टिकी हुई है। अब कश्मीर में मुसलमानों के बराबर हिंदू है नहीं। अब मुसलमानों से हिंदुओं को डराने वाली बीजेपी करे तो क्या करे? तो फिर होली दिवाली पर हिंदुओं को सिलेंडर देने का जुमला अमित शाह ने कश्मीर में मुसलमानों को भी चिपका दिया है। वो बोले, ईद और मुहर्रम पर आप लोगों को हम सिलेंडर देंगे, वो भी फ्री। और याद रखिए, इसी फ्री को शाह जी के बेस्ट फ्रेंड मोदी जी रेवड़ी कल्चर बताते हैं। ईद के मौके पर, मुहर्रम के मौके पर 2 गैस के सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। 2 गैस के सिलेंडर। दुख की बात यह है दोस्तों कि मोटा भाई आज तक ये नहीं जान पाए कि मुहर्रम गम का, दुख का, पीड़ा का दिन है। इस दिन मुसलमान पकवान, सेवई वगैरह नहीं बनाते हैं। तो अब मुहर्रम के मौके पर सिलेंडर देंगे करेंगे क्या? खैर, या तो आपको मालूम ही नहीं है, या फिर आप सिर्फ जुमलेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि आपको देना तो वैसे भी कुछ नहीं है। भाषण लंबा करने के लिए बोल दिया तो बोल दिया, हिंदुओं को तो दिया नहीं, मुसलमानों को क्या ही देंगे। खैर, आप इस तरह की जुमलेबाजी उत्तर प्रदेश में भी करके आए थे। होली दिवाली पर सिलेंडर मुफ्त देने की बात कहे थे। कितनी होलियां होली, लेकिन सिलेंडर नहीं आया। कल अमित शाह जी कश्मीर में ईद और मुहर्रम पर
मुफ्त सिलेंडर बांटते घूम रहे थे। ऐसे ही इन्होंने मुफ्त सिलेंडर होली पर और दिवाली पर उत्तर प्रदेश में भी बांटे थे। ना यूपी वालों को मिला, ना कश्मीर वालों को मिलेगा। अमित शाह जी, आप पर तो अकबर इलाहाबादी का एक शेर तरमीम करके है कि मुझसे मेरा मजहब क्या पूछते हो हिंदुस्तान, हिंदू में हिंदू, मुस्लिम में मुसलमान। असली शेर यूं था कि मुझसे मेरा मजहब क्या पूछती हो मुन्नी, शिया में शिया, सुन्नी में सुन्नी। सच बात यह है कि अमित शाह जी सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं। सच बात यह है कि मुफ्त के नाम पर अमित शाह जी लोगों से वोट लेना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी वोट लेना चाहती है, लेकिन महंगाई से राहत नहीं देना चाहती, हिंदू मुसलमान से राहत नहीं देना चाहती। सुनने में अच्छा लग सकता है कि अब तक मुसलमानों के नाम से हिंदुओं को डराने वाले मुसलमानों को कुछ देने की बात कर रहे हैं। दोस्तों, ये सब जुमलेबाजी इसलिए है क्योंकि जम्मू कश्मीर और हरियाणा का चुनाव अगर बीजेपी हार जाती है तो 8 तारीख के बाद बीजेपी के बड़े बड़े लोगों को इस्तीफा देना पड़ सकता है। वो कैसे, अभी समझाती हूँ। दोस्तों, बड़े लंबे समय से दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित नहीं हो रहा है। मामला यहाँ पर अटका हुआ है कि आरएसएस इस बार मोदी शाह का पिछलग्गू राष्ट्रीय अध्यक्ष बिल्कुल नहीं चाहती है। संघ चाहता है कि इस बार उनका आदमी, उनका वो आदमी जिसकी रीढ़ की हड्डी मजबूत हो, वो बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। और इसके लिए कहा जा रहा है कि संघ ने संजय जोशी और वसुंधरा राजे में से किसी एक को चुनने का फैसला किया है। अब इसमें पेच ये है कि संजय जोशी और वसुंधरा दोनों गुजरात लॉबी के सताए हुए लोग हैं। अगर 8 अक्टूबर को अगर 3 राज्यों के चुनाव में बीजेपी कोई 2 राज्य नहीं जीत पाती है तो मोदी शाह की संघ एक भी नहीं सुनेगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने मन से घोषित कर देगा, क्योंकि बकौल केजरीवाल संघ ने मोदी को गद्दी छोड़ने का अल्टीमेटम तो दे ही दिया है। क्योंकि एक लॉबी है जो राजनाथ को मुख्य प्रेसिडेंट बनाना चाहती है, अध्यक्ष। हाँ, तो वो वसुंधरा को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहती है वहां, ताकि उसका नाम नहीं आए। देखिए होता क्या है, कोई संघ ने किसी का नाम लिया नहीं, मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ आपको, लेकिन अब संघ को ऐसा प्रेसिडेंट चाहिए जो सत्ता पे कंट्रोल करे और संगठन को मजबूत करे। सत्ता में अमित शाह और मोदी जी है, इनके खिलाफ बोलने वाला कौन, इनको टाइट करने वाला कौन, वही होगा जो इनके सामने डट के खड़ा है। अब वर्तमान में देखा जाए तो एक वसुंधरा दिखती है, एक गडकरी दिखते हैं, एक येदियुरप्पा है और एक संजय जोशी है, जो लोग आज भी मोदी के सामने सीना तान के खड़े हैं। तो विश्लेषक होने के नाते मैं इन्हीं 4 नामों को उछालूंगा। येदियुरप्पा की उम्र हो गई है, उनपे केसेस चल रहे हैं, वो माइनस हो गए, फिर अब संजय जोशी बने हैं। हाँ, जब मैं नागपुर गया तो मेरी एक बात जरूर संघ से, क्योंकि गणपति के समय गया था मैं, कि किसी के यहाँ गणपति आरती में गया तो मुझे एक वरिष्ठ मिल गए, तो उन्होंने मुझे एक बात पूछी, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश में पत्रकारिता कर चुका हूँ, संघ के वरिष्ठ। हाँ, तो उन्होंने मुझे इतना ही पूछा कि अरे भाई अशोक जी, ये बताइए मुझे, ये शिवराज जी को क्या हुआ, ये तो पहले ऐसे नहीं थे। तो मैं हंसा, मतलब क्या हुआ सर? बोला ये तो दिल्ली में आने के बाद एकदम मोदी मोदी करने लगे, हमें तो लगा इस आदमी की रीढ़ की हड्डी है। मैंने बोला सर, यदि मैं तब बोलता आपको तो आप नहीं मानते। ये मुख्यमंत्री पद पे इसीलिए बने रहे थे क्योंकि ये मोदी मोदी कर रहे थे, लेकिन अमित शाह जी को अपना आदमी चाहिए था, इसलिए मोहनलाल यादव जी को लाए। बोला अच्छा अच्छा, तो उनके मन में, उनके भाव से मुझे लगा कि एक वो भी नाम हो सकता था जी, उसका अपने शिवराज जी का। लेकिन शिवराज जी ने जिस हिसाब से मोदीमय हो गए तो संघ को लगा कि इनको भी कोविड हो गया है, मोविड हो गया है, तो क्या करें, अब मोविड के से संघ दूरी रहता है। तो ये बातें हैं, इसलिए ये अब लगातार खबरें चलती रहेगी। देखिए, चलिए, मैं इतना जानता हूं कि अमित शाह जो है वो आखिरी बॉल तक लड़ने वाला इंसान है। देखिए, और आरएसएस ने पूरी कमान कस ली है कि अब बीजेपी को अपनी कमान वापस लेने आरएसएस को बीजेपी बचानी है, कमान आरएसएस को बीजेपी बचानी है, क्योंकि बीजेपी का कांग्रेसीकरण हो गया है और बीजेपी का सत्यानाश संगठन के तौर पे बीजेपी खत्म हो रही है हर राज्य में।
दोस्तों, अगर नरेंद्र मोदी 3 राज्यों के चुनाव जीतने में सफल हो जाते हैं तो या तो वो प्रधानमंत्री का पद ले सकते हैं या फिर अपने पसंद का राष्ट्रीय अध्यक्ष ले सकते हैं। दोस्तों, दोनों ही परिस्थितियों में संघ ने गुजरात लॉबी के पर कतरने की पूरी प्लानिंग कर ली है और इसलिए कश्मीर में मुसलमानों को सिलेंडर देने की जुमलेबाजी चल रही है। हरियाणा में किसानों पर काले कानून थोपने वाली बीजेपी किसानों के आगे नाक रगड़ रही है। इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, एक धुआंधार वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्रज्ञा मिश्रा को पहली बार अगर आप देख रहे हैं तो अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप बार बार देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो समझ लीजिए बहुत पाप लगेगा, अभी कर लीजिएगा।